मेरे बाँझ होने की वजह से पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती 50 साल के आदमी से तय कर दी थी। जो किसी भी बाँझ औरतों से शादी करता तो वह औरत गर्भवती हो जाती थी। वह ऐसा क्या करता था जिससे बाँझ औरतें माँ बन जाती थीं? आखिर वह आदमी ऐसा क्या करता था? ये राज जानकर आपकी भी रूह काँप जाएगी। मेरे पापा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सर झुक चुका था और वह अपने हाथ जोड़कर एक 50 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वह 50 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा के दोस्त दिलीप अंकल थे, जो किसी भी बाँझ औरत से शादी करते तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उनकी चर्चाएं थी और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी बल्कि सच था कि बाँझ औरत दिलीप अंकल से शादी करके बच्चा पैदा करती थी। पहले जब उन औरतों को बाँझ होने के ताने मिलते थे, दिलीप अंकल से शादी करने के बाद वह बच्चे की मां बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और पापा दिलीप अंकल के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए पापा दिलीप अंकल को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बाँझ होने के ताने मिलते थे। मेरे पापा से यह बात सही नहीं जा रही थी। लोग के ताने से तंग आकर मेरे पापा ने फैसला किया कि वह मेरी शादी दिलीप अंकल से करवा देंगे। इसलिए वह उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। पापा कह रहे थे कि तुमने तो कई बाँझ औरतों से शादी करके उनके माथे से बाँझपन का दाग हटाए हैं, मेरी बेटी से भी शादी करके यह दाग उसके ऊपर से हटाओ। मैं तो यहाँ खामोश बैठी थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने पापा के दोस्त को हमेशा अपने अंकल की तरह ही समझा था और मैं उनको अंकल कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी? मगर पापा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम दिलीप से शादी कर लो और मुझे अपने साथ लेकर यहाँ आ गए थे। पापा ने दिलीप अंकल से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई ऐतराज नहीं है तुमसे शादी करने पर। दिलीप अंकल ने चौंक कर मुझे देखा और पापा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर अंकल मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? तुम मुझे अंकल कहकर बुलाती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। मेरे गांव के बगल वाले गांव में एक दिलीप नाम का आदमी था, जिसे सब लोग दिलीप अंकल कहते थे। छोटे हो या बड़े, उन्हें सभी लोग दिलीप अंकल कहकर पुकारते थे। वह मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटी थी तो उनके घर पापा के साथ जाया करती थी। हैरानी की बात तो यह है कि वो अपने घर में अकेले ही रहते थे। उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते कि दिलीप अंकल, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उस समय हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वह भी हमसे कहते कि बच्चों, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वह हमारे पापा की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैंने 12वीं पास कर ली तो मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दिया। पूरे गांव में सिर्फ दिलीप अंकल ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। वह शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे। मेरे पापा जब भी दिलीप अंकल से मिलने जाते तो उनसे कहते कि दिलीप, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरे पास इतना रुपया पैसा है, तू किसके लिए छोड़कर जाएगा? तेरे पास इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। दिलीप अंकल के दिमाग में पापा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने उनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब दिलीप अंकल ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। अंकल ने कहा कि वह सविता मौसी से शादी करना चाहते हैं। अंकल की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी यह बात सुनता उसे यकीन नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि दिलीप अंकल आखिर सविता मौसी से शादी क्यों करना चाहते हैं। सविता मौसी वह औरत थी जिसे उनकी ससुराल वालों ने बाँझ कहकर छोड़ दिया था। सविता मौसी की शादी दूसरे गांव में हुई थी, लेकिन शादी के 7 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बाँझ कहकर तलाक दे दी थी। अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि सविता मौसी एक बाँझ औरत है और उसके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उनकी दूसरी शादी नहीं हुई थी। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह औरत
जिसको उसके खुद के परिवार वालों ने छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वह भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जो दिलीप ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर सविता ने ही दिलीप को अपने पीछे लगा रखा होगा। पापा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बेवजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि दिलीप ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिस समय यह सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि अंकल की उम्र 50 साल थी, लेकिन वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे देती, ना कि एक बांझ औरत से जो उनको वारिस ही नहीं दे सकती। सारे गांव वालों ने अंकल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगे कि अगर सविता की शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बांझ नहीं रहेगी। अब सबको अंकल की बात माननी पड़ी थी। पापा ने मुझसे कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर अंकल की शादी का इंतजाम देख लो। एक दिन मैं और माँ अंकल के घर उनकी शादी की तैयारी के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे अंकल के घर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बात करने में मग्न हो गई। मैं अंकल के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी मैंने उनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मैंने वह शीशी उठाई और उस पर लगे लेवल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन वहाँ से नाम को हटाया गया था। थोड़ा बहुत ही दिख रहा था, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी। इतने में अंकल कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वह शीशी देखकर घबरा गए। मैंने अंकल से पूछा कि यह किस चीज़ की दवाई है। उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि यह हर मर्ज की दवाई है। इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी सविता मौसी को यह दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से उनको देखने लगी। अंकल ने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं उस दवाई को हाथ ना लगाऊं। मैंने कहा ठीक है अंकल। कुछ दिन बाद अंकल और सविता मौसी की शादी हो गई। सविता मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सब अंकल की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब यह भी सारी उम्र बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सविता मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। मैंने 12वीं में साइंस सब्जेक्ट पढ़ी थी। मैंने जब यह खबर सुनी तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी दोस्त से इस बारे में बात की कि अगर एक बांझ औरत दिलीप अंकल से शादी कर ले तो वह कैसे माँ बन सकती है। मेरी दोस्त की बहन वहीं पर बैठी हुई थी। वह शादीशुदा थी। वह कहने लगी कि हो सकता है भगवान का कोई करिश्मा हो। भगवान जो चाहे वह कर सकते हैं, जिसे चाहे बच्चे दे सकते हैं। ये बात कहते हुए मीरा दीदी बहुत उदास हो गई, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि दिलीप अंकल एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी मीरा दीदी यानी कि अपनी दोस्त की बहन से ही करवा देती। एक दिन मैं अंकल के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से अंकल के कमरे में गई तो मैंने देखा कि कुछ दिन पहले जो शीशी मेरे हाथ में आई थी, आज वह यहाँ नहीं थी। मैंने सविता मौसी से कहा कि आपने सारी गोलियां खा ली। वह हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि वह शीशी तो यहाँ नहीं है। वह कहने लगी कि वह शीशी दिलीप अंकल की जेब में होती है, वह रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मौसी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मौसी वह गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। बिना कुछ खाए मौसी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? यह तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। अंकल अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। अंकल अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए थे। अंकल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वह दोनों अपने बेटे को लेकर गांव आ गए थे। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन 1 महीने बाद ही सविता मौसी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। सविता मौसी की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले अंकल से दूसरी शादी करने के लिए कहने लगे। सब लोग अंकल से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो।
अंकल ने कहा, मैं अब शादी करूंगा तो किसी बांझ औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने अंकल की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में मीरा दीदी का ख्याल आया। अंकल मीरा दीदी से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं मीरा दीदी के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वह फौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मीरा दीदी और अंकल की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से अंकल को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि फिर से एक बांझ औरत अंकल से शादी करने के बाद बच्चा पैदा कर लेगी, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। मीरा दीदी ने एक सेहतमंद लड़के को जन्म दिया, लेकिन यह बच्चा ना अंकल पर गया था और ना ही मीरा दीदी पर। अब तो गांव में इसी बात की चर्चाएं होने लगी थी। लोग कहते थे कि जरूर अंकल के पास कोई राज है, या वह कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बांझ औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती है। गांव वालों ने अंकल से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताते थे। मेरे पापा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने पापा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। मैंने मीरा दीदी से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वह कहती कि भगवान की कृपा है कि जो उसने मुझे औलाद दी है। कुछ दिनों बाद मीरा दीदी ने दिलीप अंकल से तलाक ले ली और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत से अंकल की शादी करवा दी और मीरा दीदी अपने बेटे को लेकर चली गई। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों का बच्चा पैदा करना और फिर मीरा दीदी का तलाक लेकर चली जाना, लेकिन उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बार भी अंकल के यहाँ 1 साल के अंदर ही बच्चा पैदा हो गया। फिर 3 साल बाद उनके यहाँ एक और औलाद हुई। 55 साल की उम्र तक चाचा की 4 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के बहुत सारे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि जो बांझ औरत अगर अंकल से शादी कर ले तो उसकी औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो अंकल की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रही थी। अंकल ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने के बजाय वह तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज़्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। मैंने पापा से कहा कि मैं शहर में रहने वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मुझे गांव में रहने वाले लड़के से शादी नहीं करनी। मैंने सुना है कि शहर के लोग बहुत खुले विचार के होते हैं, वह अपनी पत्नी पर पाबंदियां नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं और मेरा एक शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा यह शौक शहर जाकर ही पूरा हो सकता था। गांव में रहकर तो मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पापा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव के ही थे। इसलिए पापा ने दिलीप अंकल से कहा कि मेरी बेटी के लिए शहर में रिश्ता देखो। मेरी बेटी शहर में शादी करना चाहती है। अंकल ने कहा, ठीक है। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों अंकल की पत्नी का देहांत हो गया और अंकल फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक नौकरानी रख ली। वह अपने बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इस दौरान अंकल के पास कई बांझ औरतों के रिश्ते आए थे, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि अंकल से शादी करने के बाद कोई भी बांझ औरतें बांझ नहीं रहती है। लेकिन अंकल ने शादी करने से मना कर दिया था। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, इसी वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा पाए। वह अपने गांव में ही थे। इसलिए पापा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते के बारे में नहीं कहा। लेकिन पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले पापा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दे, मैं खुद अंकल से अपने रिश्ते की बात कर लेती हूँ। मैं अंकल से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने पापा और माँ को बिना बताए अंकल के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर के अंदर कदम रखा तो मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई। कमरे में जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंदर मीरा दीदी थी, जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वह अंकल से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर ले, उसको भी समाज में इज्जत मिल जाएगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। अंकल कहने लगे कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा।
तुम लोगों ने तो यह राज छुपा कर रखा है कि कैसे मुझसे शादी के बाद बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा हुआ है वह छुपा ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि वह किसी राज की बात कर रहे हैं। शायद वह राज यही था कि अंकल की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर देती हैं। मैं वही खड़ी थी कि मीरा दीदी बाहर आ गई और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने मीरा दीदी के बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उससे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अंकल को छोड़कर क्यों गई थी, और जब गई तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आई हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं छुपाकर मिलने नहीं आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने मीरा दीदी से कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वह पलटकर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो आज वह इस हाल में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने इनसे तलाक ले ली और इनकी दूसरी शादी करवाकर यहाँ से चली गई। हमारी बात सुनकर अंकल बाहर निकल आए और वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बात कर रही हो, यह तुम्हारी दीदी जैसी है। मैंने अंकल से कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं खामोश रह गई। मुझे उन दोनों पर हैरानी हो रही थी कि तलाक के बाद भी वह आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यह तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। असल में हैरत तो मुझे अंकल पर हो रही थी कि उन्होंने मीरा दीदी को औलाद भी दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें सिर उठाने के काबिल बना दिया, लेकिन फिर भी वह अंकल को तलाक देकर चली गई। और अंकल ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी भी वह उनसे इतने ही प्यार से बात कर रहे थे। मीरा दीदी के जाने के बाद अंकल मुझसे कहने लगे कि यह कौन सा तरीका होता है बड़े लोगों से बात करने का। वह बड़ी है तुमसे, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। यह सब सुनकर मैं अंकल से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पापा के दोस्त घर पर बैठे हुए थे, और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वह मेरा रिश्ता लेकर आए थे और पापा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने पापा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। मैं इन लोगों के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही अपने घर का माहौल पसंद नहीं था। वह लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज़ नाम की उनके घर में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में अपने पापा की इज्जत के खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। पिछले 3 साल मैंने कैसे गुजारे थे बस मैं ही जानती हूँ। मैं अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी मैंने यह नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी सास ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल लुढ़कती सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर में छोड़ दिया और कहने लगे कि जब यह हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में ये बात फैला दी थी कि मैं बांझ हूँ। पापा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनकी मजाक उड़ाते और कहते कि अपनी बेटी की शादी दिलीप अंकल से कर दो, यह भी बच्चा पैदा कर देगी। पापा लोगों के ताने से तंग आ गए थे, इसलिए आज मैं अपने पापा के साथ दिलीप अंकल के घर में बैठी थी। पापा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। अंकल मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेती है। तुम क्या, पूरे गांव वाले ही मुझसे इस बारे में सवाल करते रहते हैं। मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना यह राज बता रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था तो बीमार हुआ और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गया तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया मुझे बचपन से ही बीमारी थी,
लेकिन इस बात को नोटिस नहीं किया था। डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हक से महरूम हो गया। पूरे खानदान में यह बात फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे ताने देते थे। हर कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मम्मी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई और सब अपने अपने घरों में मग्न हो गए थे। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ कुछ लोगों से मेरी दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहा करते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा राज जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी और हर औरत माँ बनना चाहती है। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता, तो मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। मुझे सविता को देखकर बहुत दुख होता था। वह बेचारी भी मेरी तरह ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता था। उस बेचारी को भी उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी काम में लगा देनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं एक अनाथ आश्रम से बच्चे को लेकर उसकी बेहतरीन परवरिश करूंगा। लेकिन मैं अकेले तो बच्चे को नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। फिर मेरे मन में ख्याल आया और मैंने सविता के लिए रिश्ता भेजा। लेकिन उसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया था कि मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूँ। हम दोनों शादी कर रहे हैं और उसके बाद बच्चे को गोद ले लेंगे। सविता ने भी इसके लिए हाँ कर दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद ले लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताने देंगे। गांव वाले और यह समाज हमें वह इज्जत नहीं देंगे और ना ही वह इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर रिश्ता देंगे। इसलिए मैं गांव की दाई को उसके मुंह मांगे पैसे दिए और उससे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दो कि सविता माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने बाद हम डिलीवरी के बहाने से शहर चले गए और वहाँ अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। सविता को भी लोगों के ताने से छुटकारा मिल गया था। वह मेरी बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी, लेकिन उस बेचारी के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसकी किडनी खराब हो गई और वह इस दुनिया से चली गई। फिर मीरा से मुझे शादी करनी पड़ी। वह भी बहुत अच्छी औरत थी। उसको भी समाज में इज्जत दिलाने के लिए हमने यही ड्रामा किया था। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों की परवरिश अच्छे से करूं। एक दिन मीरा का पहला पति हमारे घर पर आ गया और वह मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि वह मीरा से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन मीरा ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वह मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं रख सकता था। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक बांझ सहेली से करवा दी, ताकि मैं अकेला ना रहूं और मेरे बच्चे को भी अच्छी परवरिश हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बैठे उसे पति, औलाद और इज्जत मिली तो वह भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी थी। उसे कैंसर था। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। यह है मेरा सारा राज, जिसको कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ उन बांझ औरतों को समाज में इज्जत और अनाथ बच्चों की परवरिश करना चाहता था। उन्हें छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पापा को यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। अंकल ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और उनके पास में बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने अंकल से कहा कि इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर ख्याल रखूंगी और आपका यह राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा।
मैंने पापा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पाल कर अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। कुछ दिनों बाद अंकल का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों के नाम और मेरे नाम कर दी। मैं इन बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। इन्हें भी माँ मिल गई है और मुझे भी बच्चे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।